हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे न्यूज़ में पिछले हम 3 दिन से इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडिया यूके एफटीए। राइट। तो हम लोग यहाँ पे पूरा हॉलिस्टिकली करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ इंडिया यूके तक अपने आप को लिमिट नहीं रखेंगे। इट विल जस्ट बी वन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अल्टीमेटली हमें पूरा ये देखना है कि पहले हमने बहुत सारे एफटीए साइन करे थे, तो उसमें ऐसा क्या नुकसान हुआ है जो हम लोग एक एफटीए 2.0 की बात कर रहे हैं। 2.0 यानी कि यहाँ पे कुछ तो डिसएडवांटेज थे हमें, क्योंकि जिस वजह से हम लोग एक टोटल न्यू फ्रेमवर्क लेकर आए एफटीए के लिए। ओके। तो हम वो देखेंगे। साथ में मैं आपको तीनों एफटीए कराऊंगा। हमने यूएई के साथ साइन किया हुआ है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों। उसके बाद यूके के साथ हम लोग जो कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए क्या एडवांटेज होंगे, यूके के लिए क्या एडवांटेज होंगे, और दोनों के लिए चैलेंजेस क्या होंगे। राइट, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि जो न्यू एफटीए उसका कंपैरिजन विद दिस ओल्ड एफटीए। ओके। तो पूरा टॉपिक हम हॉलिस्टिकली करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ये पूरी साइकिल होती क्या है। ठीक है। पीटीए, एफटीए, सीसा एंड सो ऑन। चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले आता है पीटीए। पीटीए में ये होता है कि देखिए, यहां पर हम लोग एग्री करते हैं कि एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे, सभी सभी गुड्स पर नहीं, सिलेक्टेड गुड्स पर हम लोग अपने जो टैरिफ वगैरह हैं उनको या तो रिड्यूस करेंगे या उनको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाती है कि इन इन गुड्स पर हम लोग 0% ड्यूटी लगाएंगे या कम ड्यूटी लगाएंगे। क्लियर। इसे कहते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये ट्रेड के सभी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता है, सिर्फ वो सिलेक्टेड गुड्स को या सर्विसेज को कवर करेगा जिन्हें हमने पॉजिटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है। ऑलराइट, दैट इज पीटीए। अब अगर आपका पीटीए बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ। यानी कि हम लोग अपने यहाँ पर जो लिस्ट है, जितने गुड्स पर हम लोग रिड्यूस करना चाह रहे हैं या जीरो करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट और बड़ी हो जाती है। ओके। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि ये एक तो कवर करेगा बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, एफटीए। और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एफटी में हम लोग मेंटेन करते हैं एक नेगेटिव लिस्ट। ये डिफरेंस है पीटीए और एफटीए में। पीटीए में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एक पॉजिटिव लिस्ट, जिन गुड्स पर हम लोग को ट्रेड कम, टैरिफ कम करना है या जीरो करना है। बट एफटीए में हम लोग सब कुछ फ्री कर देते हैं, सब कुछ 0% पे आ जाता है, एक्सेप्ट फ्यू गुड्स जिनको हम नेगेटिव लिस्ट में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है, तो हमें हमेशा से एक रिस्क रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है। तो इंडिया की जो डेयरी सेक्टर है उस पर अच्छा खासा इफेक्ट होगा। तो हो सकता है कि हम अगर एफटीए साइन करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि हमने किया ही है ऑब्वियसली, अगर हम करें तो हम उस पर्टिकुलर डेयरी सेक्टर को नेगेटिव लिस्ट में रख सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफटीए एंड इसमें एफटीए जनरली गुड्स एंड सर्विसेज में ही होता है, बट जरूरी नहीं है। इसके अलावा सभी सेक्टर में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, पीपल्स मूवमेंट में हो सकता है, लेबर मूवमेंट वगैरह, सभी सेक्टर में। ठीक है। वो अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे जहां जहां हो सकता है। अभी पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन सब में फर्क क्या है। अब एफटीए के साथ ही एक और चीज आती है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये भी हम यूके के साथ साइन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन, एक गारंटी दी जाती है एक दूसरे की कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे टाटा ने अगर कुछ इन्वेस्ट किया यूके में, ठीक, क्या यूके की किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। जैसे अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होती है ना, रशिया, चाइना, इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं ज्यादा पसंद करती। चाइना का अलग एंगल है कि उसने उतना इजी बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास बनाया है। बट कम्युनिस्ट कंट्रीज को जनरली प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता था कि कई बार वहां की जो कंट्रीज जो होती थी कंपनीज, उनको नेशनलाइज कर दिया जाता, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट नेशनलाइज हो जाता है। ओके। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे केस आए जहां पर कंपनी के साथ डिस्प्यूट हुए गवर्नमेंट के। ओके। एक फ्रांस की कंपनी थी, आई थिंक कायरो एनर्जी समथिंग करके। ठीक है। केन एनर्जी, उसका इशू हुआ था, फिर गवर्नमेंट को उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ा था। ओके। तो एक दूसरे की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग साइन करते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है। आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट।
इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो स्कोप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। गुड्स के साथ साथ हम लोग सर्विसेज की भी बात करने लगते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट की भी बात करने लगते हैं, हम लोग इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी बात करने लगते हैं, हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की भी बात करने लगते हैं, सब कुछ मतलब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव टोटल। इसके बाद अगर ये सब भी सक्सेसफुल हो जाए तो फिर एक कस्टम यूनियन की बात आ जाती है। ना यहाँ पर कस्टम यूनियन से क्या मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि 4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, चारों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एक पर्टिकुलर जो बाहर से जो भी थर्ड कंट्री मतलब हम सब एक ही माने जाएंगे। ठीक है, बाहर से जो थर्ड कंट्री से जो टैरिफ जो प्रोडक्ट आएंगे उन पे जो टैरिफ लगेगा वो सेम लगाएंगे हम सभी। ओके, और इनमें आपस में कोई टैरिफ नहीं लगेगा कस्टम यूनियन में। ओके, जीरो ड्यूटी अमंग देमसेल्फ। ओके, एंड ए कॉमन ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू ए थर्ड कंट्री और ए प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम थर्ड कंट्री। एग्जाम्पल क्या है इसका? साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन एग्जाम्पल। जैसे उसमें वहां पर आप साउथ अफ्रीका, उसी के अंदर एक छोटा सा कंट्री है लेशोटो, एंड नमीबिया, बोत्सवाना एंड स्वाजीलैंड, ये पांचों कंट्रीज ने मिलके अपना एक कॉमन कस्टम यूनियन बनाया है। ऑलराइट, तो वो लोग आपस में जीरो ड्यूटी की तरह काम करते हैं और थर्ड कंट्री से जो भी प्रोडक्ट आता है किसी भी कंट्री में आए, इन पांचों कंट्रीज में स्वाजीलैंड में आए, बोत्सवाना में आए या नमीबिया साउथ अफ्रीका कहीं भी आए, थर्ड कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट पर सेम लगेगा। ओके, सो दे बिकम ए काइंड ऑफ कस्टम यूनियन। और अगर ये भी बहुत सक्सेसफुल आपका हो जाता है तो फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हो और आप डिक्लेयर कर देते हो एक कॉमन मार्केट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। यानी कि वहां मैटर नहीं करता कि आप जर्मन हो या आप फ्रांस हो। ठीक है, आपने डिग्री ले ली कहीं से भी, ठीक है, इंजीनियर बन गए, आपको जहां जाके जॉब करनी हो आप वहां कर लो, किसी भी कंपनी में, उसका बेस कहीं भी हो। ठीक, वो एक कॉमन मार्केट का है। यानी कि कॉमन मार्केट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है ना वो मिलता है फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका। क्लियर? इसके अलावा आपकी जो कैपिटल है जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह उसका भी फ्री फ्लो होता है। ठीक है, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं वो सारे स्टैंडर्ड सेम होते हैं क्योंकि वो एक कॉमन मार्केट बन चुका है। मतलब जैसे हमारे यहाँ हमने कॉमन मार्केट बनाने के गोल से हम जीएसटी लेकर आए। ठीक है, यानी कि हमारे सभी पूरे स्टेट यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं हमने सभी के लिए कॉमन मार्केट स्टैब्लिश कर दिया। वही कंसेप्ट है इस कॉमन मार्केट का यूरोपियन यूनियन की बात जब हम करते हैं। ठीक है, वहां पर पूरा फ्री फ्लो है, गुड्स का, कैपिटल का, लेबर का, वर्कर, सबका फ्री मूवमेंट है एकदम। राइट, तो ये तो हमने समझ लिया कि इन सब में फर्क क्या है। मेनली आप ये याद रखिएगा कि पीटीए में हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव लिस्ट, जबकि एफटीए में हम लोग बनाते हैं नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, सीसा और कस्टम यूनियन एग्जांपल वो साकू, साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन। ओके, चलिए अब वापस आते हैं हम लोग एफटीए 2 और 1 की जो हम बात कर रहे थे। या सो एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि एफटीए 1 में कुछ तो फेलियर रहे होंगे, तभी हम एफटीए 2 पे आए। राइट, तभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम फेलियर जान लेते हैं। फिर मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो पुराने जितने भी एफटीए साइन हुए ना उसमें इंडिया को लॉस हुआ है। हम लोग के इंपोर्ट तो और ज्यादा बढ़ गए लेकिन हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाए। हमने तो अपने मार्केट पूरी तरह ओपन कर दिए इन कंट्रीज के लिए बट ये लोगों ने ओपन नहीं किए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की सर्विस सेक्टर। ओके, उसमें हमें चाहिए कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर जाके जॉब कर सके। तो लेबर मूवमेंट पे एफटीए में उन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स पे हम लोगों ने एफटीए कर लिया। हमारी वो स्ट्रेंथ थी नहीं, कभी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थे। और तो हम लोग और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट होते चले गए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। तो इन्हीं सब कमियों को देखते हुए हमने कहा कि हम ये पूरे एफटीए अबॉलिश करते हैं और हम रिन्यू करेंगे सबको। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारे पास 13 कंट्रीज के साथ एफटीए है। पहले तो 50 से भी ज्यादा के साथ था, वो सब रद्द कर दिए गवर्नमेंट ने। ओके, और इन 13 में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरा है यूएई के साथ। और अब अगर यूके के साथ होता है तो वो एक और इम्पोर्टेंट होगा। ऑलराइट, चलिए तो पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से हम लोगों ने पुराना सब खत्म किया। क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, जो कि डिपेंड करता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बहुत नेगेटिव जा रहा था। जैसे अगर हम आसियान के साथ बात करें, आसियान कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे हम लोग एनुअली आप कह सकते हो कि अराउंड $16 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहे थे। क्योंकि हम इनकी पास से तो काफी कुछ इंपोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम लोग वहां से पाम ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने आपको बिना ड्यूटी या कम ड्यूटी के एक्सेस दे दिया। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे जो इनके लिए काफी काम का हो। ठीक है, वो ठीक है, हम लोग क्लोथ्स वगैरह की बात करें तो वो क्लोथ्स वगैरह टेक्सटाइल वगैरह में ये कंट्रीज और भी अच्छी हैं।
वियतनाम फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलरेडी गुड, राइट। हमारी स्ट्रेंथ थी सर्विस सेक्टर में, और उसमें इन लोगों को हमेशा से दिक्कत थी। ठीक है, फिलीपींस ने तो आउटराइटली मना कर दिया था कि हमारे यहाँ बीपीओ इंडस्ट्री पूरी खराब हो जाएंगी अगर हम इंडियंस को अलाउ करेंगे वर्कर्स को मूवमेंट। ओके, तो पहला तो कि नेगेटिव बीओटी की वजह से हमने कहा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अभी तक के, ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हम इनसे कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिया लो एफटीए यूटिलाइजेशन। देखिए, एक तो हमारी गलती दिक्कत ये है कि हमने ठीक से यूटिलाइज भी नहीं किया है, हमारा यूटिलाइजेशन इसको काफी कम रहा है, ऑलमोस्ट 20% ज्यादा से ज्यादा। जबकि अगर आप डेवलप कंट्रीज का देखेंगे ना, तो दे यूटिलाइज देयर एफटीए टू मैक्स पॉसिबल स्ट्रेंथ, लाइक 70-80% तक वो इस एफटीए को यूटिलाइज करते हैं, हम लोग इतना नहीं कर पाए, तो वो हमारा खुद का भी फेलियर है। ऐसा नहीं है कि सामने वाली का कंट्रीज हमें एक्सेस नहीं दे रही, अपना दे रही है, बट ना हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, ना कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। और जब मैंने आपको पोर्ट वगैरह पढ़ाए थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है हमारा, यानी कि अगर कुछ इंदौर के एसईसी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको मुंबई या मुद्रा पोर्ट तक पहुंचने में इतनी कॉस्ट आ जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंपोर्ट विसावी एक्सपोर्ट। ये सबसे बड़ा रीजन रहा है, मोर सो विथ आसियान एंड एज वेल एज जापान। इनकी तरफ से तो प्रोडक्ट्स काफी आए इंडिया में, लेकिन हमारी तरफ से जो जाने थे वो बहुत कम गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एक्सपोर्ट की बात करें, तो हमें ग्रोथ देखने को मिली थी 13%, जबकि जो इंपोर्ट हो रहे थे इससे, वो हुए 82% की ग्रोथ के साथ, राइट। तो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड इस वजह से और ज्यादा खराब होता चला गया। रीजन वही है कि हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसका क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं है, राइट। अभी इनको कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए हम लोग वो सब लेकर आए ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स एंड सो ऑन, वो सब इसी के लिए लाए हम, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बना पाए। ठीक है, और हमने लॉजिस्टिक में भी इंप्रूवमेंट करने के लिए वो सब बनाया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, राइट। इन सब का काम क्या है कि गुड्स को जल्द से जल्द एक्सपोर्ट के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इसी के लिए हम लोग एक और चीज लेकर आए थे, कोस्टल लेड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कोस्टल सिटीज में, जैसे वाइजैग है, ठीक है, इन्हीं पे वहीं पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होंगे वहीं के वहीं से, तुरंत जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ताकि वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी इसको हम लोग थोड़ा सा कट डाउन कर सकें, और हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा, फॉरेन में जाकर बेटर कॉम्पीट कर पाएगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन। देखिए, आसियान के साथ ट्रेड डेफिसिट का एक ये बहुत बड़ा रीजन था। मैंने आपको न्यूज़पेपर के टाइम पे बताया रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सपोज कि चाइना के पास हेडफोन बना, कोई ये मोबाइल हेडफोन बना, ठीक है, अब हमारा उसके साथ एफटीए नहीं है, तो वो अगर हमारे यहाँ भेजेंगे इंडिया में, तो हम उस पर लगाएंगे से 50% ड्यूटी। ठीक है, 100 रुपए का आ रहा था तो 150 का हो गया। और लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहुंचा देते थे उनको आसियान जैसी कंट्रीज में, वहां पर इनके साथ हमारा एफटीए है। अब ये वहां पे दिखाएंगे कि हेडफोन बनाए हैं जो कि इन्होंने चाइना से लिया, ठीक है, उस पर स्टिकर चिपकाएंगे से मेड इन इंडोनेशिया या वियतनाम या मलेशिया, और फिर उसको इंडिया को इंपोर्ट कर देंगे और कहेंगे 0% ड्यूटी लगाइए, ये तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपके साथ। ठीक है, तो ये रूल ऑफ ओरिजिन का मिसयूज बहुत हुआ है। इसीलिए इंडिया यूके के साथ बहुत एम्फेसाइज करता है कि रूल ऑफ ओरिजिन तो आपको डेफिनेटली करना होगा। ओके, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आयरलैंड फॉर एग्जांपल, आयरलैंड भी अपनी वाइन यूके भेजेगा, और यूके से फिर 0 ड्यूटी पे हमारे यहाँ आती है। अभी हम लोग जो वाइन आती है ना, उन पर 100-150% तक का ड्यूटी लगाते हैं, वो बहुत सस्ती हो जाएंगी फिर, और अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी जो डोमेस्टिक अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ेगा, उन कंपनीज में जो इतने सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड पर भी असर पड़ेगा, राइट। तो ये रूल ऑफ ओरिजिन प्रोविजन के लिए हम लोग बहुत स्ट्रांगली एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको यूके के साथ, कि नहीं ये तो होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट होना चाहिए बहुत। ऐसा नहीं कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज भेज रही हैं आपके थ्रू। लैक ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। एक एफटीए में ना सबसे बड़ा इशू ये है कि सारी मीटिंग, सारी डिसीजन ना क्लोज डोर लिए जाते हैं, कई बार इंडस्ट्रीज को कंसल्ट ही नहीं किया जाता प्रॉपरली। अब जैसे यूके कह रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम लोगों ने लंदन को 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% कर देंगे हम, आईसी इंजन जो होते हैं डीजल पेट्रोल वाले, उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे यहाँ ईवी मैन्युफैक्चरिंग बहुत होगी, तो अब हम इसके लिए हमें
जो ड्यूटी लगाते हो आप लोग वो कम कीजिए और अपना इंडिया का मार्केट एक्सेस दीजिए। तो अब हमारे यहाँ भी तो कुछ कंपनीज है ना जो काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, तो फिर उनको कंसल्ट करना जरूरी है, सिर्फ सरकार डिसीजन नहीं ले सकती। उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी कंसल्ट करना जरूरी है, राइट। तो ये गलती बार बार हुई है, कई बार हुई है। हमने बहुत जगहों पर, अब जैसे रूल ऑफ ओरिजिन को छोड़ के हमने दे दिया कि चलिए एक्सेस कर लीजिए, चाइना के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वाया आसियान कंट्रीज इंडिया की मार्केट को फ्लड कर गए। ठीक है, आज से 10 साल पीछे जाइए तो वीवो ओप्पो बहुत रेयर दिखते थे हाथों में। 2013-12 में आप जाएंगे, सैमसंग वॉज एवरीवेयर, बट वीवो ओप्पो वर कंसिडर्ड एज चाइनीज फोन। बट आज वो हर जगह है, वो गांव गांव तक पहुंच चुका है। ओके, सो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं, दे ऑलवेज फेल टू कंसल्ट दी कंसर्न स्टेक होल्डर्स। ओके, नाउ हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंसल्ट करना चाहिए, एंड स्पेशली एमएसएमई को, कि एमएसएमई जो छोटे, अब जैसे इमेजिन कीजिए कि आप खेतों में आपने पाइप्स देखे होंगे, ठीक है, वो पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं। अगर एक मीडियम साइज एंटरप्राइज उसको बना रहा था, लेकिन अब आपने उसको फ्लड कर दिया, चाइना की तरफ से इंजन आने लगे, चाइना की तरफ से पाइप्स आने लगे, तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, और एमएसएमई को इतना छोटा मत समझिए, ये 40% एक्सपोर्ट करती है इंडिया का, वो कि 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर इस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट होगा, इसको कंसल्ट किए बिना ही आपने एफटीए साइन कर लिया, तो फिर ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा हमारे एक्सपोर्ट को भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को भी। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री को कंसल्ट नहीं किया, तो इंडस्ट्री से फिर हमारे दिमाग में वही आता है, फिक्की एंड सो ऑन, बड़ी बड़ी कंपनीज। बट इस एमएसएमई को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको कंसल्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखिए, आपने साइन तो कर लिया, बट कई तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर, इवन जापान में भी बहुत लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ से जाने वाला राइस, ठीक है, या मैंगो, इन पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सर्टिफिकेशन कहाँ है? ओके, क्या आपने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की है? इसमें पेस्टिसाइड कंटेंट कितना है? ओके, अगर कोई प्रोडक्ट गया है तो क्या वहां पर चाइल्ड लेबर का यूज हो रहा था? देखिए, इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर, यानी आप कह रहे हो हमने टैरिफ तो जीरो कर लिए, बट इस तरह से आप नई नई बातें निकाल के, सर्टिफिकेटिंग टेस्टिंग की है या नहीं, पेस्टिसाइड का कंटेंट कितना है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इतना परसेंट होना चाहिए था पेस्टिसाइड कंटेंट, आपके राइस और मैंगोस में 5% है, हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इस तरह के टेक्निकल बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के भी इन्होंने हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए, अगर हम साउथ कोरिया से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, या हम वियतनाम से अपना लेदर या टेक्सटाइल को कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्विस सेक्टर। ये हमारी स्ट्रेंथ था, सर्विस सेक्टर, हमें इसका एडवांटेज लेना था, लेकिन जब जब हम लोगों ने करने की कोशिश की तो आसियान में कई कंट्रीज कहती नहीं नहीं, हम अलाउ नहीं कर सकते, सर्विस सेक्टर में हमें नहीं करना है। तो फिर हमें भी गुड सेक्टर में नहीं करना था, वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं था, हमारी स्ट्रेंथ सर्विस सेक्टर था, और हमने अपनी स्ट्रेंथ को साइड रख दिया और उनके साथ कर बैठे हम गुड्स में, जिसमें हमें सिर्फ नुकसान हुआ है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि क्यों हमारा जो पहले हमने एफटी, देखिए 1.0 जैसा कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा है आपको बताने के लिए कि पहले हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो फ्रेमवर्क था और अब जो लेकर फ्रेमवर्क है उसमें फर्क क्या है। ठीक है, अभी दोनों में हम कंपेयर करेंगे। देखिए, वाई अर्लियर एफटीएज वर इनफेक्टिव। Low use by Indian exporters as margin of preference given by India to its partners were higher than what it got in return. हमने ज्यादा मार्जिन दे दिया अपने पार्टनर्स को रादर देन जो हमें रिटर्न में मिला, हमें कम फेवर मिले रिटर्न में, हमने ज्यादा दे दिए। ओके, सो पहला रीजन ये था कि हमारी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। Earlier FTAs could not lower the technical barriers to trade such as mandatory standards, प्रोसीजर, कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड सो ऑन। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर था ना, जिनको टेक्निकल बैरियर भी कहते हैं, उन टेक्निकल बैरियर्स को हम कम करवा ही नहीं पाए। ऑलराइट, इन सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन इंडस्ट्री फेल टू विथस्टैंड द कंपटीशन फ्रॉम एफटीए पार्टनर्स। एक फोन आता था, आपको याद होगा शायद, लावा, ठीक है, शायद इंडिया का ही था, वो नहीं कॉम्पीट कर पाया जब वीवो ओपन ने मार्केट को फ्लड किया। एफटीएस वर स्क्वीड टुवर्ड्स इंपोर्ट, इंक्रीजिंग द ट्रेड डेफिसिट। हमने ऊपर ये पॉइंट डिस्कस किया कि इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गए और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला गया। दे कवर्ड मोस्टली गुड्स, गुड्स यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जिसमें हम लोग के पास कोई कॉम्पिटिटिव एज या एडवांटेज था ही नहीं।
उनके पास एडवांटेज था और हमने वही साइन कर बैठा, और सर्विस को कवर कर नहीं रहे थे जहां पर इंडिया कॉम्पिटिटिव था। राइट, तो दीज वर द रीजन क्यों ये इनफेक्टिव रहा पूरा पुराना। अब देखते हैं कि एफटीए 2.0 में क्या फायदे हो सकते हैं या क्या चेंजेस कर रहे हैं हम। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, एफटीए 2.0 इज नॉट जस्ट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज बट इट ऑल्सो कवर्स लेबर। लेबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबर मूवमेंट। हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? यंग वर्क फोर्स। उस वर्क फोर्स को एक्सेस दीजिए आप अपने मार्केट का, कि हमारे यहाँ से काम कर रहा हुआ आदमी या हमारे यहाँ जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है वो आके आपके यहाँ की बीपीओ में जॉब कर सके। बोले, या हमारे यहाँ से मेडिकल की डिग्री लिया हुआ लड़का आपके यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सके। लेबर मूवमेंट बहुत जरूरी था, तो हमने एफटीए 2.0 में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है लेबर मूवमेंट पर, इनोवेशन पर, एंटी करप्शन, जेंडर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे सब कुछ कवर करेगा। ठीक है, पुराने एफटीएस में हमने मेजर फोकस गुड्स पे रखा और वही हमारी गलती हुई। स्ट्रिक्ट लोकल वैल्यू एडिशन एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स। स्ट्रिक्ट लोकल वैल्यू एडिशन, ठीक है, अगर आप, जैसे अभी मैंने आपको हेडफोन का एग्जांपल दिया, अगर आप वो हेडफोन दे भी रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें यूज होने वाला सिर्फ प्लास्टिक आपने इंपोर्ट किया हो चाइना से, बाकी आप उसमें एडिशन कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, बाकी का मटेरियल आप खुद लोकली ऐड कर रहे हो, तो हम मानेंगे कि चलिए ये आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम इसको 0% ड्यूटी पर इंपोर्ट करने को तैयार है। ओके, तो इसको हमें बहुत स्ट्रिक्टली एम्फेसाइज करना है आपके उसमें, कि आप ये ऐसा नहीं कीजिए, आप ये बताइए कि ये जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, किस कंट्री में हुआ है। राइट, फॉर एग्जाम्पल 40% वैल्यू एडिशन इन इंडिया यूएई एफटीए इज हायर देन 30% मेंशन्ड इन अर्लियर एफटीएस। हमने यूएई के साथ जो भी साइन किया ना, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि एटलीस्ट 40% वैल्यू एडिशन आपकी लोकल होना चाहिए। ऑलराइट, अगर हमने बाहर से कुछ, जैसे सपोज कि आपने फोन की बैटरी मंगा ली, ठीक है, चाइना या साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर लिया, अब बैटरी के अलावा बाकी का जो हैंड सेट की फीचर्स है ना, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह, वो आप खुद ऐड कीजिए। एटलीस्ट 40% एडिशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, तभी हम मानेंगे कि ये आपके यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। अदरवाइज फिर वो रूल ऑफ ओरिजिन वाला क्लॉज आ जाएगा। Introduction of mutual recognition agreement is making FTAs more balanced by taking care of technical barriers. ठीक है, म्यूचुअल रिकग्निशन ये हमने इसलिए किया है कि आप जो भी नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हो हम पे, ये पेस्टिसाइड, वो टेस्टिंग, ये स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इन सबको म्यूचुअली रिकग्नाइज करेंगे पहले। ठीक है, आप पहले ही बता दीजिए कि आपको किस लेवल की टेस्टिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की जो आप इंपोर्ट करोगे हमसे, या किस ग्रेड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के पास। म्यूचुअल रिकग्निशन होना चाहिए पहले से, ताकि बाद में आप टेक्निकल बैरियर्स के नाम पे हमारे प्रोडक्ट को रोकोगे नहीं। गवर्नमेंट हैज लिंक्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ टू स्कीम्स फॉर बूस्टिंग ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस। अब कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट करने के लिए ही सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ऐसा हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि हमारी कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए करें, कि इसको वहां जाके कॉम्पीट करना है। राइट, तो यहाँ पे हमने पुराने एफटीए में होने वाली कमियां जान ली, हमने ये जान लिया कि नए एफटीए में क्या डिफरेंस होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट हमने इसमें जान लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया, पहले पहले मैं आपके साथ ना ऑस्ट्रेलिया और यूएई वाला डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम आते हैं यूके वाले पे। चलिए, आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कि क्योंकि थोड़ा लेंथी तो हो जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे हमने इनके साथ जो साइन किया है ना, उसमें हमने गुड्स में भी साइन किया है, रूल ऑफ ओरिजिन वाला क्लॉज भी ऐड किया है, सर्विसेज में भी साइन किया है, टेक्निकल बैरियर में भी यही, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सो ऑन, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर ये वही है जिसमें आप लोग जैसे मैंगोज में आपका पेस्टिसाइड कंट्रोल बताइए, पेस्टिसाइड आपने कितना, पेस्टिसाइड कंटेंट कितना है आपके मैंगोज में, ऑब्वियसली बात है हम लोग राइस ग्रो कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब यूज होता है। ठीक है, तो ये सैनिटरी फाइटो सैनिटरी के नाम पर उसको रोकते हैं। ठीक है, एक बैरियर क्रिएट करते हैं। उसी तरह डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल फ्रांस की केन एनर्जी का, उसका कुछ डिस्प्यूट हुआ था इंडिया के साथ। ओके, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के भी नॉर्म्स यहीं पे ऐड किए गए हैं ऑस्ट्रिया के साथ। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ, इंडिया की स्ट्रेंथ है उसकी लेबर, और यू कैन से चीप लेबर, जो कम पैसे में भी काम करना को तैयार है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल पर्सन की मूवमेंट थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसलिए मैंने आपसे कहा ऑस्ट्रेलिया यूएई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये तो हमें और भी 13 कंट्रीज के साथ है। कस्टम प्रोसीजर, यानी कि पोर्ट पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी चेकिंग होगी, इंस्पेक्शन होगा,
ठीक है, वो सब हम अलाइन करेंगे, जैसा हमारे यहाँ होगा वैसे ही आपके यहाँ होगा। फार्मा प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन सब पे हमने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, सब 0% ड्यूटी या मिनिमम ड्यूटी पर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं और ये सारे फीचर ये सभी में कॉमन होंगे। जैसे अगर मैं यूएई के साथ दिखाऊं आपको, तो इसी में आप कुछ चीजें और ऐड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और है, जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ एक स्कीम चलती थी, जवाहरलाल नेहरू करके एक स्कीम थी सोलर एनर्जी के लिए। उसमें हमने ये कह दिया था कि हम वही सोलर पैनल परचेज करेंगे जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है ना, गवर्नमेंट सोलर प्लांट वगैरह लगा रही थी उस टाइम उस प्लान में। तो भी यूएस ने इसको चैलेंज कर दिया था कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, गवर्नमेंट सिर्फ लोकल से क्यों प्रोक्योर कर रही है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग वालों से क्यों प्रोक्योर कर रही है, यूएसए से जो जाता है जो सोलर पैनल वो गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोक्योर कर रही है, ठीक है। यूएसए से आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट कंपनीज तो यूज करेंगी ही करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस। बट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ये क्यों कह रही है कि हम तो सिर्फ अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने वाले सोलर पैनल ही यूज करेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो वो बात आ जाती है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की। राइट, फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स के लिए कार लेनी है, ठीक है, अब उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, ये ऑब्वियसली बात है। अब गवर्नमेंट उसमें ये क्लॉज डाल दे कि नहीं हम तो सिर्फ टाटा की ही गाड़ियां लेंगे, तो उसमें फिर वही बात आ जाएगी दूसरी कंपनीज की तरफ से, जो दूसरी कंट्रीज जैसे जर्मन की फोर्ड कंपनी, इस तरह की गाड़ियां हैं जो भी हैं, जो भी एग्जाम्पल ले लिए कंपनी का, ठीक है, वो यही कहेगी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से हमको बाहर क्यों रखा जा रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। राइट, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें एग्री नहीं किया था, हमने भी एग्री नहीं किया, लेकिन हमने यूएई के साथ एग्री किया, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। आईपीआर में, आईपीआर यूके भी बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि हमारे यहाँ दवाइयों में इनोवेशन होते हैं, डिस्कवरी होती है, आपके यहाँ तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमें चाहिए स्ट्रिक्ट आईपीआर रिजीम। राइट, तो यूएई के साथ हमने आईपीआर रिजीम भी साइन किए, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट को लेकर, और लास्ट है डिजिटल ट्रेड, यानी कि वही डेटा एंड ऑल, ओके, इसको लेकर भी। तो अगर आप ये इन सारे में, ये ऊपर जो पॉइंट्स हैं इन सारे में ये चार और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इंडिया यूएई का एफटीए। क्लियर। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने और क्या क्या इनिशिएटिव यूज किए, तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है, एससीआरआई। ये क्या था, इसमें हमने यही कहा था कि जो पैसिफिक एरिया में जो भी है, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं, इनमें हमें एक सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना है। क्योंकि जब चाइना में कोविड आया, सबसे पहले लॉकडाउन लगा तो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, हमारे यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है, जापान कोरिया की भी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि काफी सारा रॉ मटेरियल वहीं से आता था, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसी के अंतर्गत वो सब चीजें आती हैं कि चाइना प्लस वन वाली स्ट्रेटेजी, कि आप चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस रखिए, वरना अगर वहां गड़बड़ होगी तो फिर पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके। और इस सप्लाई चेन रेजिलियंस में हमारा एक और पार्टनर कौन है, जापान, ठीक है। उसके तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कॉड ग्रुप के भी मेंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएन क्लॉज पैसिफिक में क्या कहता है, ये कहता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है, एंड नॉट जस्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बट इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ट्रेड होना चाहिए। अरे, उसके अलावा आप एक और चीज याद कीजिए, इंडो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ, ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था। इसे मैंने आपके साथ 4 पिलर डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पिलर था शायद ट्रेड वाला जो हमने ज्वाइन नहीं किया था, बाकी 3 हमने ज्वाइन किए हुए हैं। राइट, तो उसमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉपरेट करेंगे ट्रेड में, ठीक है, फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पास एफटीए है, तो ये सारी चीजों में ट्रेड और ईजी हो जाएगा। यूएई की बात करें, इसको भी 1 साल हो चुका है, तो यूएई है हमारा 7th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर, ठीक है, काफी एफडीआई आती है स्पेशली दुबई से। जब बायलेटरल ये एफटीए साइन होने के बाद बायलेटरल ट्रेड बढ़ा है दोनों के बीच बाय 16% ऑलमोस्ट, बायलेटरल ट्रेड अब $84 बिलियन टच कर चुका है, बहुत जल्द $100 बिलियन भी टच कर ही लेगा, ठीक है। तो ट्रेड को फायदा हुआ है, एंड गुड थिंग इज कि हमारे एक्सपोर्ट को भी फायदा हुआ है, ऑलमोस्ट 11% इंक्रीज हुए हैं, $31 बिलियन, ओके। तो ये बेनिफिट्स हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूए की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं यूके पे, ठीक है, जो हमारा मेन आज का टॉपिक था। अभी तक तो आपको सिर्फ पिक्चर दिखाई जा रही थी, चलिए जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, एडवांटेज, देखिए एडवांटेज को हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं ये मिटा देता हूँ अब, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें इसके लिए। अब हम एडवांटेज को दोनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया के लिए क्या एडवांटेज है और यूके के लिए क्या। देखिए, इंडिया के लिए ये है कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है ना, उनको एक बूस्ट मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में, सबसे पहले टेक्सटाइल, कि ये टेक्सटाइल का फैक्ट्री में जाओगे ना, बहुत लेबर्स काम कर रहा है एक साथ, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, हमें ऐसे ही सेक्टर्स का
एक्सपोर्ट बढ़ाना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। सर्विस सेक्टर एक हद से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। आप किसी सर्विस सेक्टर की किसी कंपनी में जाओगे, कितने लोग मिलेंगे आपको? 20, 50, 100, 500? ये पर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मिलते हैं। तो हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो टेक्सटाइल जाता है यूके में, उस पे लगती है 10% टैरिफ। ओके। जबकि बांग्लादेश से जो आता है उस पर 0% लगती है। इसीलिए बांग्लादेश टेक्सटाइल में आगे निकल रहा है हमसे, क्योंकि हमें 10% ड्यूटी लगानी पड़ती है। यानी हमारी अगर कोई शर्ट गई है 1000 रुपीज की, तो वो वहां 1100 की बिकेगी। बट अगर वही 1000 रुपीज की बांग्लादेश से गई है, तो वो 1000 में ही बिकेगी। तो वैसी बात है, अगर सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का मिल रहा है आपको, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों दोगे 100 रुपीज? राइट? ये देख के तो नहीं दोगे कि इंडिया से आया तो वहां से खरीदूंगा, बांग्लादेश से नहीं। ओके। तो एक तो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को फायदा होगा, फर्स्ट रीजन। जी। सेकंड, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा हमारा। और यही हमारी स्ट्रेंथ है। यही हमने गलतियां पहले की है कि हमने सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट को ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि दूसरी कंट्री से एग्री नहीं किया। बट यहाँ पर हम लोग एडमेंट हैं यूके के साथ कि हमें सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में एफटीए चाहिए। ठीक है? जैसे हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल या एक्सटेंडेड सर्विस। ठीक है? नर्सिंग में काफी सारी नर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको एक बार इंडेक्स पे दिखाया था कि इसराइल में बहुत डिमांड है इंडियन नर्सेज की, क्योंकि और अच्छा खासा पैकेज मिलता है। एजुकेशन में, जैसे अगर कोई यहाँ से टीचिंग करने जाना चाहता है कहीं, सपोज किसी ने स्पेनिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है किसी का, या फ्रेंच लैंग्वेज पे, वो वहां जाके टीचिंग करना चाहता है। ठीक है? उसी तरीके से हेल्थ केयर में, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आयुष। तो इस तरह से हमें सर्विस सेक्टर में बेनिफिट मिलेगा इसका। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। आई होप आपने ये लिख लिया होगा या समझ लिया होगा एटलीस्ट, कि अल्टीमेटली आपके समझना और ब्रेनस्टॉर्मिंग और चीजें कनेक्ट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी की नजर में। ठीक है? कोई रटा रटाया नहीं लिखेगा। अगर आपने चीजें कनेक्ट करना सीख ली है, तो पॉइंट्स वहां पर नेचुरली फ्लो होंगे आपके दिमाग में। ओके। थर्ड, नेक्स्ट हमारा हमें फायदा मिलेगा कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। वही सब जो मैंने आपको बताया, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड सो। ठीक है? हमारे राइस को पेस्टिसाइड कंटेंट कितना है इसमें, रेसिड्यू कितना बचा है उसका। ठीक है? हमारे मैंगोज को रोक दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें रुकेंगी, क्योंकि एटलीस्ट एक जब एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, जो सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सेम मिलकर फिक्स किए जाएंगे। राइट? तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इससे काफी फायदा होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल राइस। राइट? नेक्स्ट इज कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पार्टनर्स का। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, हमने यूएई के साथ कर लिया। यूएई वेस्ट एशिया का पार्ट है। राइट? और यूएई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास बेहिसाब दौलत है। ये बहुत इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, अगर इसको सही साथ कंडीशन मिल जाए। और इसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक मॉल में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा क्रिटिकल रिसोर्सेज जो आज हम बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उसके बाद भंडार है इस चीज का। यहाँ से माइन होकर प्रोसेसिंग होने चाइना जाती है। ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इसी रीजन पर डिपेंड है। ओके। उसी तरीके से यूके के साथ हम लोग कर रहे हैं नेगोशिएट, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि यूके के साथ एक बार साइन हो जाएगा ना, तो इट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर ईयू एज वेल। ईयू के साथ भी काफी टाइम से नेगोशिएशन चल रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। Right? तो अगर यूके के साथ हो गया, तो फिर इट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट। ये पॉइंट हमने डिट्टो मैंने एम्फेसाइज किया था आपको इंडियन एक्सप्रेस। इस लेक्चर में आपको काफी पॉइंट्स वहीं से मिलेंगे। इसे मैं पहले उस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ 4-5 दिन आपके साथ न्यूज़पेपर में, उसके बाद हम लोग इसको मेंस में देखते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट होगा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को जो मिलेगा। कैसे? क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है आज का, ये हजारों साल तक लड़ा है आपस में। थाउजेंड ऑफ ईयर दे केप्ट ऑन फाइटिंग टू विद ईच अदर। तो वर्ल्ड वॉर इनके बीच में ही हुई है मेजरली। उसको वर्ल्ड वॉर तो फोगट ही कहते हैं, वो थी इन्हीं के बीच में सिर्फ, वर्ल्ड की कॉलोनीज को लेकर। ओके। तो अगर आपकी ट्रेड या इकोनॉमिक बॉन्ड है ना किसी कंट्री के साथ, तो आप स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर भी, जैसे चाइना के मैटर पर, ठीक है, या आप हमें यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स करने हैं, इन पर आपको एक आप कह सकते हो कि हमें एक कन्वर्जेंस मिल जाती है। ठीक है? सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सब हमने पॉइंट्स देख लिए कि इंडिया के लिए कैसे ये एफटीए बेनिफिशियल होगा। इतना जान लिया अगर आपने, और ये चीजें एकदम दिमाग में बिल्कुल एकदम नेचुरली फ्लो होना शुरू हो गई ना, तो फिर आपके लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन सब इजी हो जाएगा।
द मेन थिंग इज कि आपके अंदर से ये चीजें नेचुरली फ्लो होनी चाहिए, आपका दिमाग इसको कनेक्ट करना चाहिए, इट शुड नॉट बी काइंड ऑफ रॉट लर्निंग। चलिए, एडवांटेज फॉर यूके। यूके की अब जो कंपनीज है ना, वो बात कर रही हैं कि हमें चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। ओके, सिर्फ हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहते, अगर वहां प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जब बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया हमेशा तैयार रहता है कि इंडिया कैन गेन फ्रॉम दिस। ओके, आपको एक अच्छी कंट्री चाहिए, आपको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, आपको एक यूथफुल कंट्री चाहिए जहां पर वर्कर्स मिले आपको, आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो ये सारे फीचर्स हमारे में हैं इंडिया में। ठीक है, हमारी इकोनॉमी अभी फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, अमंग मेजर कंट्रीज, राइट। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पुश दे रहे हैं अभी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा रखा है गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, राइट। हमारे पास यूथफुल पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, जितना यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की पॉपुलेशन है उतनी तो हमारे यहाँ कुंभ के मेले में इकट्ठी होती है, राइट। ये सब कुछ है हमारे यहाँ। तो वैसी बात है कि अगर आपको चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है वहां से, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। ओके, इसके बाद हमारे पास डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह नहीं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है कल को क्या नेशनलाइज हो जाए आपका, राइट। डेमोक्रेसी, और वो भी एकदम पॉलिटिकली स्टेबल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सरकार आज गिर रही है कल बन रही है, जो हमने 90s के दौर में देखा। ओके, नेक्स्ट इज कि ये बूस्ट करेगा यूके की दो सेक्टर बहुत स्ट्रांग हैं, एक है बेवरेजेस और दूसरा है उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ओके, तो वो खुद चाहती हैं कि उनको एक मार्केट मिले। मैंने ऑटोमोबाइल में आपको बताया कि वो चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग टैरिफ को रिड्यूस करें। बेवरेजेस, अगर आप उनकी वाइन वगैरह देखेंगे, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, इंडिया उस पर लगाता है 70 से लेके 100% ड्यूटी। अगर इंडियन करेंसी में देखें 100 रुपए की कोई बोतल आ रही है अल्कोहल की, तो वो 200 की बिकेगी मार्केट में। ओके, तो यूके चाहता है कि मेरी स्ट्रेंथ है बेवरेज एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इन दोनों पे आप टैरिफ कम कीजिए। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज गेन करेगा यूके। देन पोस्ट ब्रेक्सिट, अब देखिए जब तक कि ब्रेक्सिट में था ना, तो पूरा यूरोपियन मार्केट यूके की कंपनीज के लिए एक्सेसिबल था, वही कॉमन मार्केट की तरह काम कर रहा था, जैसे हमारे इंडिया के सारे स्टेट का मिला के कॉमन मार्केट है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, बॉर्डर टैक्स नथिंग। बट ब्रेक्सिट से अलग होने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के साथ उसको एक अलग कंट्री की तरह डील करना पड़ रहा है। तो वो चाहता है कि मुझे यूरोपियन यूनियन में थोड़ा तो लॉस हुआ है मार्केट का, तो मैं इसको कहां से कंपेंसेट करूं। तो ये सिर्फ कंपेंसेट नहीं, मोर देन कंपेंसेट कर सकता है इंडिया के मार्केट से। इसलिए इंडिया से ज्यादा यूके को जरूरत है कि हमें आपके साथ एफटीए करना है। ओके, नेक्स्ट इज कि यूके के पास पैसा तो बहुत है, हम जानते हैं, हम ही से लूटा हुआ है। नाउ सो इट विल बूस्ट, गिव ए बूस्ट टू यूके इन्वेस्टमेंट। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया था पीछे कि हम लोग साथ में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन करेंगे, एक दूसरे की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, यूके बेवरेजेस और उनको एडवांटेज मिलेगा, पोस्ट ब्रेक्सिट उसको एक अलग नए मार्केट की जरूरत है, एंड यूके के इन्वेस्टमेंट को भी एक डेस्टिनेशन मिलेगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें एक अच्छी कंट्री में। राइट, तो ये हो गया एडवांटेज। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो चलिए चैलेंजेस भी देख लेते हैं। बोर मत होना यार थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना इंटरेस्टिंग हो सके। ठीक है, पहला कि अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं रूल ऑफ ओरिजिन के किसी भी एग्रीमेंट पर। ठीक है, इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार कि हम पहले बहुत लॉस सफर कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस प्रोडक्ट की तो ही भेजना, आप किसी थर्ड कंट्री से ला के स्टिकर लगा के मत भेज देना। श्रीलंका बहुत करता है ये हरकतें, चाइना से लेगा हेडफोन, मेड इन श्रीलंका लगाया और इंडिया में भेज दिया। ओके, तो ये जो आयरिश विस्की है या यूरोप से आने वाली वोडका है, ये सब आप यूके से भेज रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जीरो टैरिफ दे देंगे। यूरोपियन यूनियन या आयरलैंड के साथ हमारा एफटीए नहीं है, तो आप अपने थ्रू नहीं करेंगे। रूल ऑफ ओरिजिन एक इशू है जिसपे हम कोशिश करें। दूसरा, इंडिया यहाँ से चाहता है कि आप ना हमारे इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसको वर्क परमिट थोड़ा एक्सटेंडेड दीजिए। ओके, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हैं हम लोग, ताकि हमारे लोग वहां जाकर ज्यादा टाइम तक के लिए काम कर सकें और इजिली जा सकें। उसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, कार्बन टैक्स। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन ये लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको मैंने समझाया भी था इंडियन एक्सप्रेस में, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, कि सपोज ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब ये लोग कार्बन एमिशन होंगे, कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे स्टील बनने में, तो ये लोग उस पर एडिशनल टैक्स लगाते हैं कि टैक्स दीजिए हमें इतना, ठीक है, आप पॉल्यूशन भी कर रहे हो।
तो यूरोपियन यूनियन में जो कंपनी स्टील बना रही होगी, ऑब्वियसली बात है कि उसको ज्यादा महंगा पड़ रहा होगा, राइट। अब इंडिया में सपोज कोई बना रही है, ठीक है, इतने ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है, ठीक है, आपको कोई एनवायरमेंट की डैमेज कर रहे हो तो कोई अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया में जो स्टील बना है वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा यूरोपियन यूनियन से। तो अब क्योंकि हम लोग यूरोप में मार्केटिंग करेंगे अपने स्टील को, तो स्टील वहां पर हमारा जो स्टील आया है, सपोज दोनों सेम क्वालिटी के, तो इंडिया का स्टील क्या होगा, चीप होगा, सस्ता, ठीक है। और इनके यहाँ जो खुद बना है यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी में वो तो महंगा होगा, तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो हार्म हो जाएगी ना ऐसे में, राइट। उनका प्रोडक्ट महंगा है सेम क्वालिटी का होने के बाद भी। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन कहता है कि जब आपका प्रोडक्ट हमारी बॉर्डर में एंटर करेगा तो हम उस पर एक कार्बन टैक्स इंपोज करेंगे, और वो कार्बन टैक्स कितना होगा, उतना ही जितना हमारे यहाँ पर बनने वाले स्टील कंपनी पे लग रहा है, ठीक है, ताकि इससे क्या हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, कंपटीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो ये तो यूरोपियन यूनियन का हो गया सीबीएम। इसको प्रीलिम्स के याद रखना, ये पक्का पूछा जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में न्यूज में। कार्बन टैक्स है, यूरोपियन यूनियन लगाता है, दो बातें याद रखनी है, ठीक है। और यही कार्बन टैक्स यूके भी लगा सकता है इंडियन कंपनीज पे, तो ये एक तीसरा चैलेंज बनेगा इंडिया के लिए। फोर्थ है आईपीआर रिजीम। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आपको बताया था कि फार्मा कंपनीज भले ही हमारे यहाँ हो, इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बहुत दवाइयां बनाते हैं हम लोग, ओके, लेकिन उनमें जो भी इन्वेंशंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेंशंस हो रहे हैं या डिस्कवरीज हो रही हैं इस सेक्टर में, मेडिकल में, वो मोस्टली यूके में होती है, ठीक है। तो यूके चाहता है कि आप जरा हमें स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए, ताकि हमारे यहाँ जो इनोवेशन हो रहा है, जो कंपनी ये कर रही है, जो साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, उनको वो बेनिफिट मिल सके। ये आपको पता होगा पेटेंट रिजीम वगैरह 20 ईयर्स के लिए आपको मोनोपोली दी जाती है दवाई पर, ओके। तो आईपीआर यूके का कंसर्न है। नेक्स्ट इज जो इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है कि इनको चाहिए क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, ठीक है। ये जो एडवांस कंट्रीज है ना, इंक्लूडिंग जापान जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, दे ऑलवेज एम्फेसाइज कि नहीं, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द बॉर्डर। बट इंडिया कहता है नहीं, आप हमारे लोगों का डेटा लोकली ही स्टोर करेंगे हमारे यहीं पर, इंडिया की बॉर्डर्स में ही, ओके। नेक्स्ट चैलेंज इज कि हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना तो चाहते हैं, ठीक है, हम बनना चाहते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ओके। लेकिन उसकी जरूरत है कि काफी कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमारे खुद के यहाँ है, जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करना जरूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी, पीएलआई से इंसेंटिव देने होंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो और वो कॉम्पीट कर पाए बाहर, ठीक है। फिर अदरवाइज अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, हम खुद इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे ग्लोबल वैल्यू चेन से, जब तक हम अपने खुद के यहाँ के डोमेस्टिक कंसर्न्स को एड्रेस ना करें, राइट। उसके बाद लास्टली एक चैलेंज आता है कि इंडिया का ये जो आत्मनिर्भर का नारा है ना, इसको बहुत गलत वे में समझती हैं बाहर की कंट्री। इनको लगता है कि इंडिया इज गेटिंग प्रोटेक्शनिस्ट। वी आर नॉट गेटिंग प्रोटेक्शनिस्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमें जितना हो सके अपना रिलायंस बाहर की कंट्रीज पे कम करना है, ओके। वी आर नॉट गेटिंग प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट अलग चीज थी कि नहीं हम खुद ही बनाएंगे सब कुछ अपनी जरूरत का। हम तो सिर्फ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाइए। एप्पल फोन बहुत बिकते हैं इंडिया में, आजकल तो मिडिल क्लास भी खरीदने लगा है। तो आप एप्पल फोन आप यहाँ की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, आप बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हो। बस ये प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, ये हमारी आत्मनिर्भरता की बात है यहाँ पर, ऑलराइट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं फर्दर स्टेप्स क्या लेने हैं, ठीक है। मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। अब सिर्फ ये देखना है कि और इसको बेटर हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो है स्क्रूटिनी ऑफ एफटीए। अब देखिए ये तो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह नेगोशिएट कर लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये तो नेगोशिएट कर लिया इन्होंने, वो भी एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो ऐसे में क्या है, जरूरी है कि लेजिस्लेचर एक ओवरसाइट रखे, यानी कि हमारा पार्लियामेंट वो देखे कि आपने जिस कंट्री के साथ जो एफटीए साइन करे, तो उसमें हमारे इंपोर्ट कितने इंक्रीज हुए हैं और हमारे एक्सपोर्ट कितने इंक्रीज हुए हैं। अगर सब उल्टा हो रहा है कि इंपोर्ट तो बढ़ता जा रहा है एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही होनी चाहिए पार्लियामेंट को कि ये गलत एफटीए क्यों नेगोशिएट किया आपने, यानी कि आप नेगोशिएट करने में फेल हुए हो, राइट। तो हमेशा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की एक स्क्रूटिनी होनी चाहिए इस पर, ओके। इसको टाइम टू टाइम हमें इवेलुएट करते रहना चाहिए। अगर ये हमारे बेनिफिट में नहीं जा रहा है, ये वन वे गेन दे रहा है सिर्फ सामने वाले पार्टनर को, तो फिर हमें उसको बंद करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने जब आपको पोर्ट पढ़ाया तो उसमें एक और चीज मैंने कही थी कि हमारी जो यहाँ पे जो शिप्स आती है उनको टर्न होने में, टर्न अराउंड में ही 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, ओके।
जबकि सिंगापुर और कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिन पे हार्डली आप विद इन 6 आवर्स आपकी शिप टर्न अराउंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिले हो रहा है ना, और ये क्यों होता है, ये हमारे जो कस्टम्स पे जो होता है पेपर वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये बहुत स्लो है ये प्रोसेस। राइट, तो अल्टीमेटली वो 3-4 दिन यहीं खड़ा रहेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी चीजों की। अगर पेरिशेबल गुड्स वगैरह लेकर जा रहा है तो वो खराब हो जाएंगे पूरे। राइट, तो हमें पहले तो अपना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। हमें अपनी जो कस्टम क्लियरेंस है इनको इजी बनाने की जरूरत है, थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाने की जरूरत है। उसके बाद जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं कभी, जैसे वही केन एनर्जी का फ्रांस वाली कंपनी, ओके, ऐसे डिस्प्यूट को प्रॉपरली रिजॉल्व करने की जरूरत है। अब अगर आपको याद होगा वोडाफोन का केस बहुत पहले हुआ था 2013 के आसपास। देखिए, उसमें एक डीलिंग हुई थी एक कंपनी की कि उसको खरीद लिया था बाहर, बाहर एक आइलैंड पे, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी को खरीदा था ना उसके 60% शेयर थे एक इंडिया में, इंडिया की कंपनी में। तो हम ये कह रहे थे कि यार एसेट तो इंडिया में था, वो सेल हो गया, तो उस पर टैक्स तो दीजिए आप। जबकि वो कह रहे थे कि हमने तो आपकी जो इंडिया की सब्सिडरी है उसको खरीदा ही नहीं, हमने तो उसकी पेरेंट कंपनी को खरीदा है। ओके, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हार्म करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंडिया गवर्नमेंट का कंसर्न जेन्युइन था कि एसेट तो हमारे यहाँ का सेल हुआ है ना, तो आप गेन दीजिए। बट वो कह रहे हैं कि हमने तो पेरेंट कंपनी खरीदी, हमने तो आपके यहाँ पे जो सब्सिडरी है उसको खरीदा ही नहीं। ओके, तो ऐसे लूप होल्स आपने छोड़ दिए लॉ बनाने में, इसलिए कंपनी ने उसका मिसयूज किया। ये तो हमें अपनी लूप होल्स सुधारने चाहिए उसके लिए। राइट, फिर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका लॉजिस्टिक्स भी आ जाएगा। जितना हम अपने लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बना लेंगे उतना बेटर होगा। ओके, उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगा। वही अगला पॉइंट है हमारा, इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम का हमारा यही गोल है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बेटर भी बनाएं, एफिशिएंट भी बनाएं, बट एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट भी कम से कम बनाएं। ठीक है, हमें अब जैसे, सॉरी टू से दिस, बट अडानी ग्रुप पे अधिकतर एलिगेशन क्या लगता है कि इंडिया का पूरा डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने में सरकार इसकी मदद कर रही है। ओके, जबकि ऐसे ये कंसेप्ट होता है चाइबोल, ये साउथ कोरिया में यूज होता है ये टर्म। ये वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, रिलायंस और इस तरह की अडानी ग्रुप्स की, उनको कहते हैं। उनका यही था कि उनकी सरकार ने इंसेंटिवाइज किया उनको मार्केट कैप्चर करने में, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने इंसेंटिवाइज किया कि आप एक्सपोर्ट कीजिए और फॉरेन मार्केट को कैप्चर कीजिए। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ एलिगेशन ये लगता है कि अडानी ग्रुप को सिर्फ, जैसे सारे के सारे मेजर पोर्ट्स के नाम पर हैं आज। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के हिसाब से इंडिया की कोस्ट लाइन में एवरी 500 किलोमीटर यू कैन फाइंड वन अडानी पोर्ट। ऑलराइट, और उसी तरीके से कंज्यूमर मार्केट में देख लीजिए, तो आपकी खाने पीने से लेके दाल आटा ऑयल तक, ओके, ये सब अडानी ग्रुप के अंडर में है। ऑलराइट, उसी तरीके से एयरपोर्ट देख लीजिए, पहले रूल हुआ करता था कि 3 एयरपोर्ट से ज्यादा एक कंपनी को नहीं रहेंगे, सरकार ने रूल बदल दिया, आज 6 बड़े एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास हैं। ओके, तो ये चाय बुल वाला जो कंसेप्ट था ना वो फिर भी ठीक था साउथ कोरिया का, कि आप एक्सपोर्ट के हिसाब से बनाइए प्रोडक्ट और फॉरेन मार्केट को कैप्चर कीजिए। हमारे यहाँ उल्टा हो गया कि अडानी ग्रुप को मदद जितनी भी की सरकार ने, वो डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने में मदद की। राइट, तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए इंडियन इंडस्ट्रीज की, कि बाहर का मार्केट कैप्चर कर सके हम। देखिए हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। और इसके लिए रेगुलर कंसल्टेशन करते रहना जरूरी है, जैसे सीआईआई हो गया हमारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिक्की हो गया। इन सबसे रेगुलर कंसल्ट करना जरूरी है कि आप बताइए कि आपके यहाँ पर क्या ये जो एफटीए हमने इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ किया है, तो क्या यहाँ से आपको कुछ एक्सपोर्ट करने में फायदा हुआ है या ऊपर से आपको नुकसान हुआ है, आपको फॉरेन से जो कंपटीशन आ रहा है उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरह की जो भी इश्यूज हैं हमें रेगुलर कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि साइन हो गया तो हो गया, अब 5 साल बाद देखेंगे रिव्यू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, इसके अलावा वी शुड इंक्लूड न्यू पैराडिम्स लाइक, जैसे लेबर मूवमेंट, ओके, ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये सब इंक्लूड करना चाहिए। अब सिर्फ हमें गुड्स के बियॉन्ड जाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथिंग एमएसएमई सेक्टर। अब मैंने आपको बताया 40% एक्सपोर्ट जो होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से होते हैं। अगर हमने एमएसएमई सेक्टर्स को ही कंसल्ट नहीं किया, ऐसे एफटीए बना दिए जो इनको इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हैं, बट उनकी अब वॉइस सरकार तक पहुंच ही नहीं रही, वो सुन ही नहीं रही है सरकार, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको 40% एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ है फर्दर स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए। इससे पहले हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया, पुराने और नए वाले में। हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, हमने इंडिया यूएई की बात कर ली, हमने पुराने एफटीएस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी ये देख ली। ओके, इसके बाद हमने एडवांटेज, यूके में एडवांटेज भी देखे और हमने चैलेंजेस भी देखे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये सब समझा दिया है कि ये क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या है।
सो आई थिंक दिस लेक्चर गॉट रियली वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर देकर जाया कीजिए। अदरवाइज समझ नहीं आता यार आप लोग का, मतलब आप लोग उस चीज को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो नहीं। एंड प्लीज को शेयर जरूर करें अपने, जहां भी आप अपने सर्कल में कर सकते हैं, क्योंकि मेन सीरीज को कंटिन्यू करना ना अपने हमें बहुत बड़ा टास्क है। ऑलराइट, so I hope you enjoyed the lecture. So thanks for joining. Have a great day and keep learning.